एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज डे नंबर 3 है किसका 45 डेज चैलेंज फॉर टारगेट यूजीसी नेट 2024। आपको पता होगा मैं इकोनॉमिक्स का फिलहाल इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स को लेकर के आपके बीच आ रहा हूं, है ना। कुछ दिनों के बाद आपको पता होगा कि पीवाईक्यूज में करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेगा, है ना। ये जो 45 डेज का चैलेंज है उसमें क्या है, पहले हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर पीवाईक्यूज होंगे यूजीसी नेट का, फिर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस मुझे लगता है वो डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ, है ना। तो आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोली पावर, ठीक है। देखिए अक्सर क्वेश्चन ना या तो मोनोपोली पावर या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना, इन दोनों में से किसी ना किसी से सवाल अक्सर देखा जाता है, पूछता है, ठीक है। तो आज यही टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आप रिवीजन कर चुके हो तो ये रिकॉल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सेक्शन। ये पूरा 45 डेज जो है आप डेडिकेटेड हो जाओ अपने एग्जाम के लिए, है ना। मैंने आपको स्ट्रेटजी पहले ही बताया है, ठीक है, कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या होगा, क्लियर है, तो उसको देखा कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पहले, फिर बताएंगे हम लोग मोनोपोली पावर, दोनों आज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, नाम से ही क्लियर है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा हो कि एक प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए, है ना, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाए फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स। अलग अलग कंज्यूमर से एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस वसूलना, उसे कहते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, एक सेलर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी करेगा जब ये पॉसिबल हो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना और वो प्रॉफिटेबल हो। मतलब अगर मान लीजिए 2 पर्सन है ए और बी, तो एक मोनोपोली, एक कोई भी जो मार्केट एक फर्म है, सेलर है, वो डिस्क्रिमिनेशन तब करेगा जब प्रॉफिटेबल हो, उसको फायदा हो रहा। अगर फायदा हो ही ना रहा तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेगा भाई, नाम भी खराब हो जाएगा, है ना। तो कहता है अ सेलर मेक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट बायर्स वेयर इट इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। अगर वो पॉसिबल हो, संभव हो और प्रॉफिटेबल हो तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा हर सेलर के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो और ये प्रॉफिटेबल हो तभी कोई सेलर जो है वो प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है। ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो सकता है पर्सनल, मतलब पर्सन टू पर्सन, अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस वसूलना। जैसे अगर मान लीजिए मुझसे किसी प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस वसूला गया, आपसे उस प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस वसूला गया, ये पर्सन टू पर्सन हुआ ना, इसको बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकैलिटी, लोकल, है ना। जैसे होम कंट्री में कोई प्रोडक्ट को कुछ और रेट में बेचा गया, फॉरेन कंट्री में उसी प्रोडक्ट को कुछ और रेट पे बेचा गया। अगर ऐसा हो रहा हो, मतलब डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किया जा रहा हो, तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकैलिटी या फिर लोकल, क्लियर। तीसरा है अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड। देखिए यूज के बेसिस पर अलग अलग प्राइस वसूला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है, कम चार्जेस लगता है। लेकिन वही कमर्शियल पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज किया जा रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, मतलब वो जो चार्जेस है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज हुआ ना, कमर्शियल पर्पस में, प्रॉफिट पर्पस से वो यूज कर रहा था, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए कर रहा था, इसलिए कंजम्पशन के लिए जहां कर रहा है वहां कीमत कम वसूला गया, कमर्शियल पर्पस से जहां प्रॉफिट होगा उसको, वहां से उसको ज्यादा चार्ज किया गया। तो ये 3 बेसिस हो सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है ना। अब सवाल आता है किस हद तक प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए तो हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किस डिग्री तक कीमत का विभेदीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन होता है बायर्स का। एक बायर किसी प्रोडक्ट के लिए जितना विलिंगनेस रखता है पे करने के लिए, उससे उतना वसूल लिया जाए अगर, ठीक है,
तो वो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एक सर्जन के पास कोई रिच व्यक्ति गया, उसको पता है इसके विलिंगनेस टू पे ज्यादा होगा तो उसे ज्यादा वसूल लिया। एक पुअर पर्सन गया, उसको पता है विलिंगनेस टू पे इसका कम होगा, पुअर है तो उसे कम भी वसूला जाता है। ऐसा बेसिकली होता है। क्लियर है? तो ये अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कहीं हो रहा हो जहां पे एक बायर जो है वो जितना विलिंगनेस रखता है किसी प्रोडक्ट को पे करने का, उससे उतना प्राइस वसूल लिया जाए, वो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, मतलब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता है। क्योंकि आपको पता होगा ना कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे, इसका डिफरेंस। आपके अंदर विलिंगनेस टू पे 100 रुपया था, आप पे करना चाह रहे थे, मतलब पे आपने किया 80 रुपया, 80 में मिल गया तो 20 रुपये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जो विलिंगनेस टू पे है अगर वही आपसे वसूल लिया जाए तो बचेगा कुछ नहीं ना, तो कंज्यूमर सरप्लस यहां पे नहीं बचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो कहता है ये तब होता है ना, कहता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब व्हेन मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज सेपरेट प्राइसेज फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स और क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। आप 1 kg एप्पल खरीदे, क्या खरीदे, 1 kg एप्पल खरीदा आपने, आपसे 100 रुपया लिया गया, राइट। जब आप 10 kg खरीदते हो तो कुछ डिस्काउंट कर दिया आपको, है ना। आपने कितना खरीदा, 10 kg एप्पल खरीदा, आपको 900 रुपया लगा। देखिए तो यहां पर केजी 100 रुपीज लग रहा है, लेकिन यहां पे पर केजी कितना 90 रुपीज लगा ना। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ना। ए व्यक्ति जो 1 kg खरीदा उसको 100 रुपया लगा 1 kg का, बी व्यक्ति जो 10 kg खरीदा पर केजी उसको 90 रुपया ही लगा। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, लेकिन किस आधार पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। बेसिकली जब ज्यादा क्वांटिटी खरीदते कोई डिस्काउंट करता है ना जी, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जब किया जा रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली क्या, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको डिस्काउंट मिल जाता है, राइट, लेकिन इसमें कंज्यूमर सरप्लस बचता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है इसमें नो कंज्यूमर सरप्लस, याद रखिएगा, नो कंज्यूमर सरप्लस, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा ना, जब ज्यादा खरीदते, जब हम लोग सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कुछ ना कुछ बचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कब होता है भाई, कहता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब इंटायर मार्केट को सब पार्ट में बांट दिया जाए, या इंटायर बायर्स को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया जाए और अलग अलग ग्रुप से या अलग अलग पार्ट से अलग अलग कीमत वसूला जाए, तो ये क्या होगा, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हमारा एक टोटल मार्केट है हमारा, ये है ना, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए पार्ट बी, राइट। तो ये क्या हो गया, यहां पर इससे अलग प्राइस वसूलना, इससे अलग प्राइस वसूलना, अगर ऐसा कर रहे हैं वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसका बेसिस है बेसिकली क्या है, इलास्टिसिटी। क्या है इसका बेसिस, इलास्टिसिटी, है ना। अगर इन इलास्टिक, मान लो ए मार्केट इन इलास्टिक है, क्या है, इन इलास्टिक, राइट, तो यहां पे प्राइस जो है वो हाइयर रहेगा, क्योंकि सेलर को पता है कीमत बढ़ा भी देंगे, डिमांड ज्यादा घटना नहीं है। लेकिन अगर बी मार्केट इलास्टिक है, क्या है हमारा, बी मार्केट इलास्टिक है, यहाँ प्राइस कम रखेगा, क्योंकि सेलर को पता है थोड़ा सा कीमत बढ़ाएंगे डिमांड बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, लोअर प्राइस रखेगा। मतलब इसमें लोअर प्राइस रहेगा जहां पे इलास्टिक डिमांड होगा, और जहां इन इलास्टिक डिमांड होगा वहां पे क्या रहेगा, हमारा हाइयर प्राइस रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्टडी करते हैं वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर ही हम लोग का मेनली डिस्कशन होता है। तो भाई ये प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि किस मार्केट में कितना प्राइस, कहां ज्यादा लिया जाए कहां कम लिया जाए, ये कैसे होगा डिसाइड। ये है हमारा प्राइस एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा टोटल मार्केट हो गया। हमने टोटल मार्केट को दो सब मार्केट में बांट दिया, मार्केट ए और मार्केट बी, राइट। मार्केट ए जो है ये इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और मार्केट बी जो है वो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, प्राइस का डिटर्मिनेशन या इक्विलिब्रियम तब होगा जब एम आर इक्वल्स एम सी होगा, है ना। और ध्यान रहे
एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल्स एम आर वन इक्वल्स एम आर टू रहे, दो मार्केट है तो सबका मार्जिन रेवेन्यू वहां पे इक्वल होगा। कई जगह आप देखो कंडीशन रहेगा दिया हुआ एम सी बराबर एम आर वन इक्वल्स एम आर टू, लेकिन ये डिसाइड कहां से होता है, एम आर इक्वल टू एम सी से ही डिसाइड होता है। जैसे देखिए ए मार्केट जो है इसमें देखो इन इलास्टिक डिमांड है, थोड़ा सा स्टीपर है डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व ए आर है, ये एम आर ऑफ ए है, ये डिमांड कर्व ऑफ क्या बोलते हैं बी मार्केट है, या फिर ए आर ऑफ बी और एम आर ऑफ बी। मैं डिमांड कर्व या ए आर बोल रहा हूं, याद रखिएगा डिमांड कर्व वही हमारा ए आर कर्व है यहाँ पे, ठीक है ना। और दोनों को मिला दिया जाए तो थोड़ा सा बना इन इलास्टिक पहले फिर इलास्टिक ऐसे फैल गया, राइट, ये एम आर है। जब एमसी कर्व यहां से गया, ठीक है, तो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्वांटिटी ओएम डिसाइड हुआ। यहां पे यहीं से लाइन जब खींच दिए दोनों मार्केट में, ठीक है, तो क्या हो गया, सबका एमसी इक्वल हो गया, एमसी बराबर एम आर वन बराबर एम आर टू हो गया, है ना। तो यहां पे देखिए इस मार्केट में प्राइस ओपी1 डिसाइड हुआ, कितना, M1P1 इतना डिसाइड हुआ। यहां पे कम प्राइस डिसाइड हुआ, क्या समझ में आया इससे समझ में हमको ये आया कि जहां इन इलास्टिक डिमांड है देखो हाइयर प्राइस है, जबकि इलास्टिक डिमांड में प्राइस लोअर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो क्वांटिटी M1 है प्लस क्वांटिटी M2 है वो किसके बराबर आएगा, क्वांटिटी M के बराबर आएगा। सब मार्केट ए सब मार्केट बी दोनों का क्वांटिटी जोड़ देंगे तो टोटल क्वांटिटी M हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत प्राइस का डिटर्मिनेशन, क्लियर। याद रखिएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी संभव है ना जब डिफरेंट मार्केट के बायर, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। दूसरी बात मार्केट जो है, ठीक है, वो परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं होना चाहिए। जनरली मार्केट मोनोपोली होना चाहिए, है ना। देखिए अगर मार्केट ए में सामान महंगा मिल रहा है, मार्केट बी में सस्ता मिल रहा है, अगर ये दोनों बायर का आपस में कांटेक्ट हो तो ए वाला क्या कहेगा बी वाले को, भाई सुन ना तू सामान खरीद दे हमको दे दे, तो ए वाला व्यक्ति यहां से ले लेगा ना, तो डिस्क्रिमिनेशन कर पाना पॉसिबल हुआ क्या, नहीं हो पाया। तो बायर्स के बीच कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स, ठीक है ना। प्लस में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए अगर परफेक्ट कंपटीशन रहेगा तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोला जाता है, प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइसेस आर हेल्ड कांस्टेंट सिंपली, ठीक है। अब प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो कोई अगर हम किसी से महंगा ले रहे हैं किसी से सस्ता ले रहे हैं तो वो कंज्यूमर मेरे पास आएगा नहीं। अगर हम महंगा ले रहे हैं ना सामान, ठीक है, तो हमारे पास खरीदेगा नहीं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जहां सस्ता मिल रहा है जहां कम में मिल रहा है वहां खरीद लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मुझे उम्मीद है समझ में पूरा आया होगा। अब क्या है, अब है हमारा मोनोपोली पावर। मैंने कहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख लिया हम लोगों ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मोनोपोली पावर भी, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक चीज जान लीजिए, अगर आप रांची में रहते हैं, बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, सीयूटी, यूजी, पीजी, यूजीसी, नेट इकोनॉमिक्स, है ना, इन सब का क्लास करना चाहते हैं, आईकॉम बीकॉम का क्लास करना चाहते हैं, तो काइंडली यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं हम आप लोग, है ना। रांची में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। बाकी इंजॉय कीजिए आगे वीडियो। क्या है मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि मोनोपोली के अंदर कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल है उसके प्राइस पे, उसके क्वांटिटी पे। मतलब कोई मोनोपोली पावर चाहता है कि हम कीमत ज्यादा वसूले, तो कितना उसके अंदर पावर है कि वो ज्यादा वसूल सकता है। अगर ज्यादा वसूल सकता है तो पावर है उसके अंदर, चाह रहा है कि ज्यादा प्राइस ले फिर भी ले नहीं पा रहा है तो पावर नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मोनोपोली पावर जब भी हम लोग बात करेंगे तो मोनोपोली पावर का मतलब वही होता है ना, कि डिग्री ऑफ कंट्रोल जो मोनोपोली के पास होता है किसका, ओवर प्राइस एंड आउटपुट। क्लियर है। सवाल है तो मेजर कैसे करें, तो मेजरमेंट का तरीका है, डायरेक्ट सवाल इससे आता है एग्जाम में आपका। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मोनोपोली पावर के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब देखिए है ना, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर बराबर 1/EP, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होगा, क्या होगा, लेस है, लेस इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ भाई, अगर ये लेस है मतलब अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा
तो डिमांड ज्यादा नहीं घटेगा, तो मोनोपोली पावर जो होगा वहां पे वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है ना। अगर प्राइस इलास्टिसिटी हाई होगा, मतलब अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे तो कीमत, हल्का सा प्राइस बढ़ा दे डिमांड बहुत घट जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या मोनोपोली प्राइस बढ़ा पाएगा, नहीं, तो मोनोपोली पावर वहां क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी लेस हो मोनोपोली पावर हाई होगा, और इलास्टिसिटी हाई हो तो मोनोपोली पावर लेस होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है। दूसरा, लर्नर्स इंडेक्स। लर्नर ने इंडेक्स दिया है P माइनस एमसी बाई पी, ये मोनोपोली पावर मेजर करने का तरीका है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर मान लो बात करें परफेक्ट कंपटीशन, क्यों मोनोपोली पावर वहां नहीं होता, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए परफेक्ट कंपटीशन याद कीजिए, ये सिचुएशन था ना, मार्जिनल कॉस्ट ए आर इक्वल्स एम आर, हाँ, ये हमारा क्वांटिटी ओ क्यू, प्राइस ओपी। ठीक है, तो जो प्राइस है कितना है, प्राइस ओपी है, मार्जिनल कॉस्ट भी तो इक्विलिब्रियम पे इतना ही है, तो क्या होता है मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, कहां पर, इक्विलिब्रियम में। तो भाई मोनोपोली पावर का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है, P माइनस एम सी बाई पी। अब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या 0/P होगा, दैट इज 0, कोई मोनोपोली पावर नहीं। क्लियर है। लेकिन मोनोपोली मार्केट में है ना क्या होता है, प्राइस जो होता है वो ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है, मतलब वहां पे मोनोपोली पावर होता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मोनोपोली पावर होगा लेकिन कम होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, लर्नर इंडेक्स ने ये तरीका बताया है। अगर ये ध्यान से देखें तो लर्नर इंडेक्स भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही बता रहा है। कैसे बता रहा है भाई, देखिए मोनोपोली पावर का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है, P माइनस एम सी बाई पी। याद कीजिए, मोनोपोली हो या परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां एम आर इक्वल टू एम सी होता है कि नहीं होता है। तो मोनोपोली पावर एम पी बराबर लिख सकते हैं P माइनस एम आर बाई पी, क्योंकि एम सी इक्वल टू एम आर होता है इक्विलिब्रियम में, तो मोनोपोली पावर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए आर बाय ए आर माइनस एम आर बाय ए आर। याद कीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था एक, आप लोग बताए थे, पहले भी हम डिस्कस किया है बहुत बार, ए आर बाय ए आर माइनस एम आर, ये फॉर्मूला था। तो उसी का उल्टा नहीं है, देखिए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 बाय प्राइस इलास्टिक डिमांड बराबर ए आर माइनस एम आर बाय ए आर, लिख सकते हैं। मतलब मोनोपोली पावर इक्वल्स कितना होगा, 1 बाय ईपी हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम फॉर्मूला आ गया क्या, जो यहाँ पे था पहले, आ गया ना, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मेजरमेंट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए, अगर सिंपली कहा जाता है, रॉबर्ट टिफिन का नाम सुनते पहले हम लोग, है ना, कहता है प्योर मोनोपोली होगा, कब होगा, देखिए समझ लीजिएगा, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा तो वहां पे प्योर मोनोपोली होगा, मतलब समझ रहे हैं। देखिए कोई प्रोडक्ट है ए, है ना, अगर ए महंगा हुआ, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट की ओर हम जा ही नहीं सकते हैं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी 0 हो गया, क्योंकि वो किसी से रिलेटेड है नहीं, है ना, वहां पे मोनोपोली पावर परफेक्ट रूप से होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, कहते हैं द ग्रेटर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट द ग्रेटर द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, मतलब लेस द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मतलब जितना लेस होगा क्रॉस इलास्टिसिटी उतना हाई होगा मोनोपोली पावर, और जितना ग्रेटर होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना लेस होगा मोनोपोली पावर। ठीक है ना, तो ये था मोनोपोली पावर का पूरा सेक्शन। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को और कोई टॉपिक चाहिए जो आप चाहते हैं सर इससे क्वेश्चन आता है, आप बनाइए, क्योंकि अभी तो हम अपने तरीके से, हमको जो अच्छा लग रहा है मैं बना रहा हूं। आप कमेंट कर सकते हैं वैसे टॉपिक जो आपको लगता है सर इस पर वीडियो बना दीजिए। राइट, आज के यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 4 को लेकर के। याद रखिएगा, ये चैलेंज हमारा 45 डेज कंटिन्यू चलेगा, है ना, ये हमारा टारगेट है यूजीसी नेट 2024 का, है ना। इकोनॉमिक्स में इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करना है आप लोगों को, जो हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूंगा। आप जो है एक काम किया कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आज का यहीं तक, धन्यवाद।